उत्प्रेक्षा ध्यान की 5 मैं कह रहा था, पहला व्यक्ति जो ध्यान के बारे में जानता है, बहुत अच्छा जानता है। दूसरा जो ध्यान करता है वो भी बहुत भ्रमित है, क्योंकि ध्यान करने जैसी चीज ही नहीं। जितना करोगे ध्यान उतना दूर चला जाए। एक शिष्य जो 20 बरस से ध्यान कर रहा था, गुरु के पास आया कि आपके ध्यान में कोई दम नहीं। मैं 20 साल से कर रहा हूं ध्यान, तो सदा नहीं है मेरा। गुरु ने कहा, एक काम करो, तुम्हारे 20 साल में तुमको पूरे ध्यान काल में कभी बिल्ली नहीं दिखी होगी। नहीं, वो तो कभी नहीं दिखी। इतना ही ध्यान रखना कि ध्यान में बिल्ली नहीं आए। अब ध्यान करें तो बिल्लियां ही बिल्लियां आए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ध्यान करने जैसी कोई वस्तु नहीं। ध्यान का मतलब ये होता है आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। 3 शब्द दिए भगवान महावीर ने, काय गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति। काय को स्थिर कर लो, मन को स्थिर कर लो, वचन को स्थिर, कुछ भी ना करो। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के पास कोई युवक आया, तो गुरुदेव ने पूछा, क्या कर रहे हो आजकल? बोला, गुरुदेव अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। बोला, उस अवस्था तक तो मैं भी नहीं पहुंचा। अक्रिया। सारा जोर हमारा करने पर, हम पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, कर्म की बात कर रहे हैं, और करो और करो। करने से हम और दूर चले जाते हैं। कुछ करना है ही नहीं। मैंने कहा ना, संत कुछ भी नहीं करता है और कायनात सब कुछ उसके लिए करती है। जितना आप करते हैं उतना नेचर आपसे दूर चली जाती है कि आप ही कर लो। हम कायोत्सर्ग में क्यों अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं? लेट नेचर टेक्स ओवर। व्हेन यू गिव अप, नेचर टेक्स ओवर। जब हम कहते हैं ना, भगवान तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, तो काम हो भी जाता है। वो श्रद्धा, वो कन्विक्शन, जितना आप करेंगे नेचर बोलती है आप ही कर लो। बीमारी का बहुत बड़ा इलाज है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के बहुत आयाम है। एक आयाम है शिथिलीकरण, एक है हीलिंग, बहुत बड़ा, इसमें बहुत बड़ा हीलिंग पावर। एक आध्यात्मिक है कि जब भेद विज्ञान होता है तो अध्यात्म का जन्म होता है। हमारा नजरिया ही पूरे संसार के प्रति बदल जाता है। फिर मृत्यु सताती नहीं। लगता है ऐसा तो अनंत बार हुआ, इस बार भी हो जाए। फिर यह भी भाव आता है कि ये जो हर सुख के साथ दुख लगा हुआ है जगत में, 9 महीने इतना कष्ट भोगना पड़ता है, बचपन कितना संघर्षपूर्ण है। आजकल तो पेरेंट हर बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर है कि यू हैव टू बी अ टॉपर। बच्चे पर कितना प्रेशर है। युवक होता है तो कितना कंपटीशन है, जॉब में, बिजनेस में कितनी प्रतिस्पर्धा है। अधेड़ होता है तो कितनी परिवार की समस्या है। और आजकल तो बूढ़ा भी व्यक्ति जल्दी हो जाता है। इंद्रियां कमजोर होनी शुरू हुई। बुढ़ापे का संबंध कोई नंबर ऑफ ईयर से नहीं है। वृद्धावस्था का संबंध हमारी इंद्रियों से। इंद्रियां कमजोर होनी शुरू हो गई। भरत क्षेत्र में जब कहते हैं, अपने जैन धर्म में बात आती है कि सम्राट भरत ने दर्पण में अपना चेहरा देखा, एक बाल दिख गया, तो उसने जा करके और साम्राज्य में कहा कि यमदूत आना शुरू हो गया। बोले, यमदूत अभी कहां आ गया सम्राट? बोला, पहला मेरे को सफेद बाल दिख गया, और वो वानप्रस्थ में चले गए। आजकल तो व्हाइट आने के पहले ही हम काला करा लेते हैं। तो सिग्नल तो आता है, आयुष्य लिमिटेड है। लाइफ इज नॉट ओनली शॉर्ट, मोर डेंजरस इज लाइफ इज अनसर्टन। सुबह जाओ, शाम को लौटो, ना भी लौटो। भगवान बुद्ध कहते थे, एक पांव उठा, दूसरा उठे, ना भी उठे। तो दूसरा व्यक्ति जो ध्यान करता है वो भी भ्रमित है। तीसरे प्रकार के व्यक्ति जिनमें ध्यान घटता है, मदर अरविंदो के आश्रम में कहती थी, नोइंग मेडिटेशन इज वन थिंग, डूइंग मेडिटेशन इज वन थिंग, मेडिटेशन हैपनिंग टू इज अनदर थिंग। जीवन में अधिकांश जो श्रेष्ठ घटनाएं हैं वो हम करते नहीं है, वो घटती है। अंग्रेजी में एक शब्द है, इट हैपन्स टू यू।
There was a moment when your birth happened to you. You did not plan. एक दिन होगा जिसको हम कहते हैं ना, one day you will be a history. एक मोमेंट आएगा, it will happen. करते कुछ नहीं है, एक दिन आएगा कि we are enlightened. वो सब क्षण में घटता है, कुछ भी करना नहीं पड़ता। आप अपने जीवन को देखेंगे तो श्रेष्ठ घटनाएं आपके जीवन में घटी है, हो गया। कैसे वो आपको नहीं पता, ये बुद्धि से नहीं आती। आइंस्टीन से पूछा गया, न्यूटन से पूछा गया, इलॉन मस्क से पूछा गया, इट जस्ट हैपेंड कि समथिंग अकर्ड टू देम। कोई आइडिया आ गई, आइडिया भी तरंगे हैं, कभी आप उसको रिसीव कर लेते हैं। दे आर इन द यूनिवर्स। कोई आइडिया नहीं होती है, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने किया, उसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शुरू हुआ। अध्यात्म का कोई प्रवर्तक नहीं होता है। जब महावीर नहीं थे, बुद्ध नहीं थे, क्राइस्ट नहीं थे, मोहम्मद नहीं थे, तब भी अध्यात्म था। अध्यात्म का पथ प्रदर्शक होता है, अध्यात्म का कोई प्रवर्तक नहीं होता। इसको शुरू नहीं किया जाता है। दिस इज यूनिवर्सल लॉ। तो मेडिटेशन हैपेंस टू यू कब होता है? जैन धर्म की भाषा में कहे तो जब आपका क्षयोपशम हो जाता है। जब तक क्षयोपशम नहीं होगा, आपकी शांति के प्रति प्यास भी पैदा नहीं होगी। अनंत सागर है शांति का हमारे अंदर, बट जब तक क्षयोपशम नहीं होगा उसके प्रति, उसमें जाना तो दूर रहा, उसके प्रति प्यास भी पैदा नहीं होगी। आप लोगों का कम बेसी क्षयोपशम हुआ है तो यू फेल्ट कि मेडिटेशन में जाना है, 3 दिन लगाना है। और भी समाज के 1% आदमी होंगे, आधा प्रतिशत होंगे, 99% में प्यास भी नहीं, उनकी प्रायोरिटी नहीं। इट हैपेंस। तो साधना का मतलब है जब सब कुछ अनुकूल हो जाए। अध्यात्म का मतलब, ध्यान का मतलब है कि आपकी क्षयोपशम के कारण सब कुछ अनुकूल हो गया। आपका शरीर भी आपके अनुकूल हो गया, आपकी श्वास भी आपके अनुकूल हो गई, आपका आहार भी आपके अनुकूल हो गया, आपका व्यवहार भी आपके अनुकूल हो गया, आपका विचार भी आपके अनुकूल हो गया, आपका जो संपर्क है, सत्संग है, जो कल्याण मित्र है, वो भी आपके अनुकूल हो गए, और आपके बैठने का, आपके परिवेश का सब कुछ अनुकूल हो गया। तो ये घट जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अध्यात्म है वो अल्टीमेट लग्जरी है, विच एवरीबडी कैनॉट अफोर्ड बाय वर्च्यू ऑफ देयर कर्मास। ये अल्टीमेट लग्जरी है जो किनको मिलती है? जिनके बाकी सब चीजें अनुकूल हो जाए। अधिकांश लोग हायरार्की ऑफ नीड कि अधिकांश लोग, 90% लोग तो रोटी कपड़ा मकान में अटक जाते हैं, EMI में अटक जाते हैं, 9 to 5 के जॉब में, जॉब अगले महीने रहेगा कि नहीं रहेगा इसमें अटक जाते हैं, स्टॉक मार्केट कल बुलिश रहेगा कि नहीं इसमें अटक जाते हैं। दे आर ऑन द ट्रेड मिल, और ट्रेड मिल ऐसी है जो कभी रुकती नहीं। ट्रेडमिल का मतलब आपको लग रहा है दौड़ रहे हैं सारे जीवन, पहुंचते कहीं भी नहीं। हम सब दौड़ रहे हैं, पहुंचे कहीं भी नहीं। बाहर से लग रहा है, अंदर से जाएंगे तो वहां के वहीं खड़े हैं जहां 40 बरस पहले खड़े थे, और ऐसे खड़े खड़े कभी सो जाए। तो ये जागरूकता हुई, अवेकनिंग हो। ये शिविर जो होता है आपको नई सूचनाएं देने के लिए नहीं है कि आप और समझदार हो जाएं और सूचनाएं लिख लेंगे। दिस इज नॉट मेंट और डिजाइन्ड टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन टू यू। ये एक प्रकार का एक थेरापी है कि कहीं आप जग जाएं, कहीं आप में अवेकनिंग हो जाए, कहीं आप में ये भाव आ जाए कि लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, क्या प्राइमरी है, क्या सेकेंडरी है। तो रिक्शा ध्यान की 5 सपना, ये तो जिसको कोई सीरियल आता है उसके पास ऐड होता है ना, पहले टीजर, तो ये तो ऐड था, टीजर था, प्रोडक्ट तो बाकी है।
5 सूत्र हैं। पहला है भावक क्रिया। भावक क्रिया, भावक क्रिया क्या होता है? इसके 2 अर्थ। एक तो है, इसका फिलॉसफिकल अर्थ है कि भगवान महावीर ने, औरों ने क्रिया पर जोर दिया है, कर्म पर जोर दिया है। वैदिक परंपरा ने कर्मों पर जोर दिया है। जैन परंपरा ने कर्मों के पीछे भावों पर जोर दिया है। कृत्य महत्वपूर्ण नहीं है, कृत्य के पीछे आपके भाव कैसे। हमारे यहां सर्वोपरि भावों पर जोर दिया है कि उसके पीछे व्हाट इज योर इंटेंशन। आप कोई अस्पताल बना रहे हैं, वो करुणा से बना रहे हैं, प्रेम से बना रहे हैं, कि अपना नाम करने बना रहे हैं कि मेरी प्लेट काट दो। आपके भाव कैसे हैं? जो कुछ भी फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं, उस फिलैंथ्रोपी का हमारे जैन परंपरा में कोई महत्व नहीं है। उसके पीछे भाव कैसे है? क्या आप में करुणा है? क्या आप में प्रेम है? आपको लगता है कि किसी का कल्याण हो और मैं योगभूत बनूं? कहते हैं बायां हाथ भी देवे तो दाहिने हाथ को पता नहीं चले। जो नाम के लिए किया जाता तो ट्रेडिंग है। आपने बनाया, उसके सामने आप बार्टर करते हैं, मेरा नाम कहाँ लिखा। गुरुदेव कहते थे 3 पंखा लगा तो बोला हमारे 3 बेटा का नाम लिखना पड़ी 3 पत्तियों पर। धर्मशालाओं में चले जाइए, नाम ही नाम लिखे। तो ये अमर होने की मानसिक बीमारी है। भाव क्रिया के 3 भाग हैं। तो पहला है, जिस पर कितनी चर्चा हो रही है इस 10 वर्षों में, एक किताब आई थी पावर ऑफ नाउ, बहुत पॉपुलर हुई। परीक्षा ध्यान में तो 1970 में बताया भाव क्रिया का पहला आयाम है वर्तमान में जी, इस क्षण में जी। अगर किसी का अस्तित्व है तो वो केवल इस क्षण का है। बोलते पास्ट इज डेड एंड फ्यूचर इज अनबॉर्न। अतीत तो मर चुका है और भविष्य जन्मा ही नहीं है, तो दोनों का अस्तित्व ही नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसके साथ आप क्या कर सकते हो? एग्जिस्टेंशियल तो ये मोमेंट है, और हमारा अधिकांश जीवन पास्ट और फ्यूचर में लग जाता है। लिव दिस मोमेंट। इस मोमेंट में रहना ही मेडिटेशन। इस क्षण में जीना। अगला क्षण होता ही नहीं है, और जीवन में कभी भी 2 क्षण एक साथ नहीं आते। आप 2 स्टेप एक साथ नहीं लेते, आप एक ही स्टेप लेते। एंड जो जिसको जीवन कहते हैं वो क्षणों का जोड़ है। ए मोमेंट लॉस्ट इज लाइफ लॉस्ट, बिकॉज द लाइफ इज सम टोटल ऑफ द मोमेंट्स। क्षणों का जोड़ है। हर क्षण को जीना, हर पल को जीना। अद्भुत सजगता आ जाती है। अगला क्षण मैंने कहा आए ना किया। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जो इसकी प्रक्रिया शुरू कैसी होती है, वो होती है सब कुछ जानते हुए करना। बॉडी माइंड हार्मोनी, जिसको वेस्ट में माइंडफुलनेस कहते हैं। ये टर्म बहुत पॉपुलर हो गया। मेडिटेशन बोलते नहीं अमेरिका में, वो माइंडफुलनेस ही बोलते हैं। मैंने गूगल में कोई मित्र, उसको फोन किया, मैंने कहा मेडिटेशन की क्लास होती है क्या? उसने एचआर से पूछा, नहीं मेडिटेशन की क्लास नहीं होती, हमारे यहाँ माइंडफुलनेस की क्लास होती है। बाहर में माइंडफुलनेस ही कहते हैं। हर चीज को जानते हुए करना। कैसे? आप बैठे हैं, आपने ऐसे किया तो ध्यान में रहे कि आपने ऐसे किया। अभी आप बैठे हैं, 2 मिनट प्रयोग करें, अपने आप को देखें आपने ऐसे किया तो आपके ध्यान में रहे आपने ऐसे किया। आप पानी पी रहे हैं तो एक एक बूंद गले में उतर रही है, उसको अनुभव करें। आप स्नान कर रहे हैं तो एक एक बूंद शावर से गिर रही है, उसका अनुभव। आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो जमीन कितनी गर्म है कि नरम है कि ठंडी है, उसका अनुभव। आप सो रहे हैं तो बाईं करवट है कि दाईं करवट है, पांव कहाँ है। अपना तन और अपने मन का एकदम परफेक्ट सामंजस्य हो, दोनों में रिदम हो।
आप खाना खा रहे हैं तो आपने कोर उठाया, तो धीरे धीरे कोर उठा रहे, तो आपको ध्यान रहे आपने हाथ उठाया है, आपने कोर लिया है। अभी तो आप लंच करते हैं, वो इतना मूर्छा में करते हैं, शाम को पूछ ले क्या खाया, बोलो तो याद नहीं, मेन्यू याद नहीं, नाश्ता भी याद नहीं, तो खा लिया, खाने तो खा, जानते भी नहीं करते तो क्या होता है, आपके तन और मन में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तन कहीं जा रहा है, मन कहीं जा रहा है। डिसइंटीग्रेशन से आपका व्यक्तित्व खंडित हो जाता है। और खंडित व्यक्ति क्या निर्माण करेगा? खंडित व्यक्ति क्या हैप्पी होगा? आप खुद ही खंडित है तो आप क्या निर्माण करेंगे? तो इसके लिए ये सजगता, सदा अप्रमत्त रहना। भगवान महावीर ने कहा क्षण भर भी प्रमाद मत करो। का मतलब क्या होता है? क्षण भर भी भाव क्रिया छूट नहीं जाए, क्षण भर भी ऐसा नहीं आवे कि तन कहीं जा रहा, मन कहीं जा रहा। दोनों घोड़ों पर चित्त की लगाम रहे। ये लाइफ का पहला डिसिप्लिन। भगवान महावीर ने तो कहा क्षण भर भी प्रमाद नहीं आवे, और हमारा हाल ये कि हमको क्षण भर भी होश नहीं आता, सारा जीवन मूर्छा में बीत जाता है। छोटी छोटी बातें। प्रमाद माने होता है, प्रमाद का मतलब होता है, प्रमाद का मतलब होता है, आप ना इसको आलस्य बोलते हैं व्यवहार की भाषा में, और डेल्यूजन बोलते हैं। वैसे डेल्यूजन ज्यादा अच्छा है। मूर्छा माने डेल्यूडेड, कि कुछ कर रहे हैं पता नहीं, जैसे कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति होता, हो कुछ रहा है, दिख कुछ रहा है। नॉन मेडिटेटिव स्टेट, तन और मन अलग अलग जा रहा है। हम मल्टीपल टास्किंग जो नया वर्ड चला है, इससे जितना नुकसान हुआ है, हमारी गुणवत्ता कम हो गई। द क्वालिटी ऑफ आउटपुट हैज रिड्यूस्ड। सिद्धांत है डू वन थिंग एट ए टाइम, टेक वन स्टेप एट ए टाइम, फुल फोकस। अभी एक किताब पढ़ी थी मैंने, फोकस, तो बेस्ट सेलर, उसमें है कि जो भी आदमी एक्सेलेंस जीवन में अचीव करना चाहता है, उसकी पहली शर्त है ही शुड डू वन थिंग एट ए टाइम। 1-million पूरी शक्ति उस पर। जो क्रिकेट खोद रहा है, पूरा का पूरा जो चित्त है वो बॉल पर है, सेंचुरी हो ना भी हो। So if you face every moment at a time, you will achieve century in your life. But if you think of century, you look at the board, you are looking around the audience. फुटबॉल के प्लेयर पेले ने कई बार कहा कि जब मैं फुटबॉल खेलता हूं तो मेरे को हजारों लाखों लोग तालियां बजाते हैं, उसकी गड़गड़ाहट नहीं सुनती। पूरा का पूरा चित्त मेरा फुटबॉल पर ही रहता है, मेरे को पता भी नहीं ऑडियंस। ऐसे ही जो भी आर्टिस्ट हैं वो बोलते हैं हमारा पूरा फोकस, एक्सीलेंस इन लाइफ विल कम फ्रॉम द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी, एंड प्रोडक्टिविटी कम्स ओनली विद द कंसंट्रेशन, विद फोकस। हम जो श्वास परीक्षा करते हैं, श्वास परीक्षा से हमारी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये भाव क्रिया है। हम ना हर पल को जीना सीखें, तन और मन साथ साथ चले और सदा अप्रमत्त रहे। अप्रमत्त का मतलब कभी भी प्रमाद है। मैकेंजी का एक था रिपोर्ट कि सबसे सक्सेसफुल कंपनियां कौन सी है, तो उसमें उन्होंने पहला तो कहा था क्रिएटिविटी, एंड दूसरा उन्होंने कहा था फुल फोकस ऑफ द टीम, एंड तीसरा कहा था अलर्टनेस, हमेशा अलर्ट। तो ये भावक क्रिया है। ये उपसंपदा का पहला सूत्र नहीं है, जीवन का पहला सूत्र है कि आज से मल्टीपल टास्किंग छोड़ दी, मोबाइल को बंद रखिए। द वर्ल्ड, द हेवन विल नॉट फॉल। मैं हर 1 घंटे में मोबाइल बंद कर देता हूं। पहले लोग नाराज हो जाते थे, मैंने कहा आई एम नॉट अवेलेबल टू यू 24/7। यू आर नॉट सपोज टू बी अवेलेबल टू एवरीबडी, द होल वर्ल्ड 24/7 की फोन आते ही उठाए। थिंग्स कैन वेट। तो ये आदत डालिए कि गैजेट को आइसोलेट कर दीजिए हर 1 घंटे। आपकी लाइफ इंप्रूव ही होगी, आपका करियर इंप्रूव ही होगा।
और वो समय आप ब्रेक लीजिए अपने लिए। तो ये पहला है। जैसे पतंजलि ने कहा था कि ध्यान कब घटता है, जब जीवन में यम आता है, नियम आता है, आसन आता है, प्राणायाम आता है, प्रत्याहार आता है, धारणा आती है, तो ध्यान घटता है। वैसे ये 5 उपसंपदाएं जीवन में उतरेगी तो न केवल आपका जीवन श्रेष्ठ होगा, ध्यान अपने आप उतर जाएगा। ध्यान घटेगा, फिर आंख बंद करके पद्मासन लगा करके बैठने की जरूरत नहीं। हर कृत्य ध्यान बन सकता है अगर आप भावक क्रिया करें। बोलते जीवन के 2 ही आयाम होने चाहिए, या तो भावक क्रिया या अक्रिया। या तो जो कर रहे हो पूरा मन लगा के करो, या कुछ भी नहीं करो। कुछ भी नहीं करोगे तो मेडिटेशन हो गया। कुछ कर रहे हो तो जो कर रहे हो वो श्रेष्ठ रूप में हो गया। अब माइक में स्पीकर में क्या, जैसे इंटीग्रेशन नहीं है ना, वो तन और मन का वही हाल है। इंटीग्रेशन होना चाहिए। U3 के पीछे जो विज्ञान है वो ये है कि जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, थोड़ी देर बाद आप गियर चेंज करते हैं। आप पहले गियर में गाड़ी को नहीं ले जाते, पहले गियर में होता है, फिर गाड़ी दूसरे गियर में जाती है, फिर तीसरे गियर में जाती है। ऐसे ही हर 25 बरस में जीवन शैली को पूरा बदलो, पूरा रिव्यू करो। तो उसको वानप्रस्थ बोले, आप उसको कुछ भी बोले, कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़े वैसे वैसे हमारा आयुष्य कम हो रहा है। हमारी प्रायोरिटी बदल जानी चाहिए। सफेद बाल का मतलब है आयुष्य का सिग्नल हमको मिलता रहता है। आजकल जैसे हम देखते हैं जितने कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, सडन हो रहा है, अनप्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट लाइफ। कुछ भी नहीं किया, चले गए। जैसे मैंने कहा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में 67 है। हम लोग कोई सुपरमैन तो है नहीं। हम जब बजट बनाते हैं कोई कंपनी का, कोई कंट्री का, तो एक गोल्डन मीन लेते हैं कि ये गोल्डन मीन है, ऐसा मान के चलो। एक्सेप्शन भी हो सकता है, कम बेसी भी हो सकता है। तो हमारे जीवन को गोल्डन मीन मान के चलें तो इंडियन लाइफ स्पैन ही 67। अगर हम समझो 50 बरस के हैं, 60 बरस के हैं, तो ऐसे समझो कि 10 बजे सूरज उगा और 6 बजे अस्त होने वाला है, तो किसी के 4 बज गए, किसी के 5 बज गए, हो सकता है 6 ही बज गए। लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ इज अनसर्टन। तो हमारा कोई पर्पज है। मैंने कहा हम कॉफी ब्रेक के लिए तो आए नहीं, कोई कारण, देयर मस्ट बी अ रीजन व्हाई वी हैव बीन सेंट टू दिस प्लेनेट। देयर मस्ट बी अ वैलिड रीजन कि 84 लाख योनि में हमको मानव जन्म मिला। देयर मस्ट बी ए रीजन कि हमको अच्छे पेरेंट्स मिले, हमको देयर मस्ट बी ए रीजन हमको जैन धर्म मिला जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, हमको ऐसे आचार्य मिले, ऐसा सत्संग मिला, हम ऐसे शिविर में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, हमको प्रेक्षा मेडिटेशन मिला, हमको आगम मिले 32। वी आर ब्लेस्ड। बट इन सब के बावजूद हमारी प्रायोरिटी कहाँ है? तो ये वानप्रस्थ का मतलब जो U3 ने बहुत वैज्ञानिक रूप में किया और बहुत बड़े स्तर पर कर रही है। एक डिग्निटी डायलॉग है, शीलू श्रीनिवासन है बॉम्बे में, वो मैगजीन चलाते हैं डिग्निटी डायलॉग, पहले मैं लिखा करता था। दो आई वॉज नॉट 50, बट गुरुदेव का जो प्रेजेंटेशन था वो इतना पावरफुल था कि उन्होंने कहा कि आप हो तो 42 के लिए ये बातें तो बहुत वैलिड है, हमने कभी सुनी भी नहीं, कभी समझा भी नहीं, ऐसे भी जीवन होता है। तो दे टुक मी ऑन एडवाइजरी बोर्ड, दो आई वॉज नॉट 50, तो गॉड्स ब्लेसिंग। और उसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कवर पेज पे, मी एंड माई गुरु, इस पर पूरा कवर स्टोरी की थी उन्होंने। तो जीवन हमारा जो है वो कैसे जीना है तो हमारी प्रायोरिटी है। उसको न तो मोदी जी कर पाएंगे कुछ, न ट्रम्प कर पाएंगे, न हमारे गुरु कर पाएंगे। तो हमारी प्रायोरिटी है आवर लाइफ। बट हमारी आदत हम दूसरों पर ही छोड़ देते हैं। हम बात भी करते हैं कि ऐसे करना चाहिए, इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए। हमारे पास पॉलिटिकल गॉसिप के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। दो भाई बात करते हैं तो समाज में यहाँ ठीक को नहीं हो रही हो, ठीक को नहीं हो रही हो, यहाँ करना चाहिए। कभी किसी ने क्रिकेट नहीं खेला, वो कमेंट्री पर कमेंट कर देता है, आपने बल्ला ही नहीं पकड़ा है। हमको हमारे अगली EMI का ठिकाना नहीं, हम IMF को क्या करना चाहिए उस पर एडवाइस करते हैं। हम सब अच्छे कंसल्टेंट हैं। तो कमिंग टू दिस सब बता, ये रिकॉर्ड भी हो गया होगा आपका सेशन। तो पहला भावक क्रिया, ये जीने की बात है, अद्भुत टेस्ट है ये। पूरे जीवन में एक सरसता आ जाती है, एक म्यूजिक आ जाता है, एक संगीत आ जाता है, जीने का कोई पर्पज होता है। और अपनी एक्सेल शीट बनाइए। पीटर ड्रकर ने, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, उसने कहा था
व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। जब तक इसका लेखा जोखा नहीं रखेंगे नहीं कर पाए। अब हमारी भाई बहनों के पास 21 शब्दों का लेखा जोखा नहीं है, रखते तो उनको लगता है 200 शब्द बोल दिए। लेखा जोखा, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। एक्सेल शीट बनाई, डायरी में लिखिए कि ये है, ABCD करिए, अपनी मार्किंग कीजिए। रात को सोते वक्त 10 मिनट अपना बैलेंस शीट बनाइए, माई लाइफ बैलेंस शीट। तो दूसरा सूत्र जो था वो भी अद्भुत है। उसको कहते हैं टेक्निकली प्रतिक्रिया विरति। सारा जीवन प्रतिक्रियाओं में बीत जाता है। एक है क्रिया, एक है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया से क्या होता है, आप हमेशा दूसरे के गुलाम रहते हैं। आप स्माइल भी देंगे तो सामने वाला स्माइल देगा, रिएक्ट भी करेंगे। कि मैं अक्सर कहता हूं मजाक में कि हम दूसरे के उठावने में इसलिए जाते हैं कि हमारे उठावने में कौन आएगा। सब कुछ रिएक्टिव है। वी आर ऑल यूटिलिटी फैक्टर। और नसरुद्दीन का था कि एक दिन बहुत परेशान होकर आया, पत्नी ने पूछा क्या बात हुई। बोला मेरे दोस्त का तीसरा उठावना था, मैंने तो उसको एक बार भी मौका नहीं दिया। सब रेसिप्रोकल है, सब कुछ सुपरफिशियल है, हर समय प्रतिक्रिया का ही जीवन। हमारा तो कोई अपना अस्तित्व ही नहीं, तो क्रिया का जीवन हो, लाइफ ऑफ एक्शन नॉट ऑफ ए रिएक्शन। If I am a good human being, I will be good to all, not because he is good to me. तो प्रतिक्रिया को जितना कम करेंगे उतना स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है प्रतिक्रिया। आप शाम को गए, किसी उद्योगपति ने कहा, बहुत फेमस है, बिलियनियर है इंडिया का, और उसने सोशल मीडिया में एक इंटरव्यू दिया है। ही इज वर्थ मोर देन माइट बी अ लाख ऑफ करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 करोड़ की। नाम बताओ, अनिल अग्रवाल, वेदांता। उनका एक स्टेटमेंट है, उसको देख के लोग रोने लगते हैं कि छोटी उम्र थी, 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी आता था तो पत्नी पुत्र इंतजार करते थे कि खाना तब खाएंगे जब पापा आ जाएंगे, तब पतिदेव आ जाएंगे। अब इतना अंबार लग गया पैसे का, सब इतने व्यस्त हो गए, रात को 1 बजे आता हो तो सब सो जाते, खाली कुत्ते मेरा वेट करते। प्रतिक्रिया, सब कुछ प्रतिक्रियात्मक हो गया। जीवन दुखी इसलिए कि हम हमेशा दूसरों पर जी रहे हैं। वी शुड बी मास्टर ऑफ आवर लाइफ, वी शुड राइट आवर स्क्रिप्ट। इफ आई एम अ गुड मैन, आई एम गुड टू ऑल, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ही इज। कहते ना, वो कहावत है ना अपने की, जो दवाई का रिएक्शन हो गया दवाई, तो हम हमेशा रिएक्ट करते रहते हैं, हमेशा रिएक्ट करते रहते हैं। हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं, हमारे कोई वैल्यूज नहीं, उसने किया तो हम करेंगे। तो ये धीरे धीरे कम हो कि आई विल एक्ट, आई विल रिस्पॉन्ड, बट आई विल नॉट रिएक्ट। तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, ध्यान की अवस्था बन जाती है। तीसरा है जो सूत्र है उपसंपदा का, ये काफी विस्तार से एक एक सूत्र पर एक वर्कशॉप हो सकता है 5 दिन का, बट आई एम ट्राइंग टू कंप्रेस एंड गिव यू द ग्लिम्स। एक उपसंपदा पर एक पूरा वर्कशॉप हो सकता है, पूरी चर्चा हो सकती है, पूरा उसको जिया जा सकता है। तीसरा है, वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आहार विवेक। सबसे ज्यादा सभ्यता बिगड़ने का कारण है हमारे आहार का विवेक खत्म हो गया। एक किताब आई थी, यू आर व्हाट यू ईट। हमको आहार का विवेक, वेज और नॉन वेज तो छोड़ दीजिए, हमको ये भी होश नहीं है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू किसका कितना है। कहते हाउस वाइफ्स को ये नहीं पता होना चाहिए कौन सी चीज कितनी टेस्टी है, दिखने में कितनी सुंदर है, ये होना चाहिए इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, पौष्टिक आहार किसको कहते हैं। सबसे बड़ा इलाज जो इन दोनों में हो रहा है पूरी दुनिया में, मैंने रसिया में, कजाकिस्तान में, यूक्रेन में देखा कि उन लोग कितना रिलीजियसली बरसों से कर रहे हैं, वो है सनसेट के पहले खाना। कहते हैं बीपी, शुगर,
अनिद्रा, कई बीमारियां तो चली जाती। ये सूर्यास्त के पहले खाना अद्भुत साइंस है। और जैन धर्म को पूरी दुनिया में जाना जाता तो खाली जैन फूड के लिए जाना जाता। ये टर्म बड़ा प्रचलित है। कल भी हम आए तो विल यू टेक ए जैन फूड, वो जैन को जैन फूड ही समझते। इतनी हमारी प्राथमिकता है फूड की कि लोग बोलते हैं जैन फूड। कोई ऐसे धर्म के साथ फूड को नहीं जोड़ा गया, जैन को जैन धर्म के फूड से जोड़ा। तो आहार का विवेक, क्योंकि जैसा खाते सात्विक या तामसिक व्यक्ति आहार के कारण होता है। और जितने भी टेररिस्ट होते हैं, जितने भी आतंकवादी होते हैं, जितने भी क्राइम करने वाले हैं, ऐसा पाया गया है कि उनका आहार बहुत तामसिक होता है। इसके कारण, क्योंकि जो हम आहार लेते हैं उसका रस बनता है, वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे चक्रों को प्रभावित करता है और चक्र हमारे आचरण को प्रभावित करते हैं। ये असंभव है कि आप तामसिक भोजन करें और आप सात्विक व्यक्ति बन जाए। तो फूड हैबिट वेरी इंपॉर्टेंट। केवल ये नहीं कि क्या खाना चाहिए, केवल ये कि कब खाना चाहिए। ये जो फास्टिंग का फैशन तो अभी आया है। हमारे यहाँ तो हमारी दादियाँ परदादियाँ सनसेट के पहले खाना, फिर नौकादशी के बाद खाना। तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो हमारी 60 बरस पहले दादी जी करती थी। आजकल तो फैशन में है कि 16 घंटे का फर्क हो, आपने सनसेट के पहले खाया और नौकादशी के बाद खाना। पानी का देखिए, हमारे जितने भी संत हैं उनके सेकंड लाइन ऑफ कमांड जो होते हैं, उनका काम है कि समय समय पर अपने सीनियर को पानी दे। छोटी छोटी बातें, अ लिटिल अवेयरनेस अबाउट फूड कैन चेंज योर लाइफ। मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये बीपी, शुगर, बोला 10 बीमारियां दूर हो सकती है केवल सूर्यास्त के पहले खाने से। अनिद्रा की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है फूड है। आप 10 बजे खाएंगे, वो खाना पचेगा ही नहीं, वो टॉक्सिक बन जाता है। और पेट इतना भारी होता है तो सर भी भारी हो जाता है। जैसा पेट होता है वैसा सर होता है। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन खाली पेट पे करना चाहिए। खाली पेट है तो मन, दिमाग भी खाली रहता है। भारी पेट होता है तो दिमाग भी भारी रहता है। आप नहीं करना। तो इन शॉर्ट, ये आहार विवेक। चौथा जिसकी चर्चा मैंने कही थी कि हमारे व्यक्तित्व का सबसे पावरफुल कोई फोर्स है तो वो हमारी वाइटल एनर्जी है, जिसको तेजस शरीर कहते हैं। वो असंयम के, जिसको भी हम कहते हैं ये धर्म के अनुकूल नहीं है, ये सारे वो विधान हैं जिनके कारण हमारा तेजस शरीर कमजोर हो जाता है। कषाय से हमारा शरीर कमजोर होता है। जिसको कहते हैं क्रोध करो तो सीधा वो लेवल कम हो जाता है। वासना है, लोभ है, जिससे भी प्राण ऊर्जा का खर्च होता है, अपव्यय होता है, वो अधर्म है। जिससे भी हमारी प्राण ऊर्जा बनती है वो धर्म। जिससे भी प्राण ऊर्जा अव्यर्थ रूप में जाती है वो पाप है। जिससे भी प्राण ऊर्जा का संचय होता है, जिसको संयम बोलिए, उसको कोई भी नाम दे दीजिए, वो हमारे जीवन के लिए शुभ है। सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा खर्च होती है, कल मैंने बताया, बोलने से और सोचने से। कल मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि कम से कम शब्द बोलिए, कितनी प्राण ऊर्जा खर्च होती है। जितने भी लोगों ने सत्य को पाया है, जिनको आध्यात्मिक कहते हैं, अधिक से अधिक मौन की साधना। हम उपवास करते हैं, ऐसे हम एक दिन का मौन का उपवास कर सकते हैं। फास्टिंग ऑफ द साइलेंस। साइलेंस को अनुभव कीजिए। और साइलेंस का मतलब होता है केवल बोलना ही नहीं है, सोचना भी नहीं। सोचने से भी हमारी ऊर्जा लगती है, क्योंकि आपका जो वोकल कॉर्ड है वो बोलने से भी एक्टिव रहता है, सोचने से भी एक्टिव रहता है। सबसे ज्यादा परीक्षा जाने में महत्व विशुद्धि केंद्र को दिया है, वोकल कॉर्ड को, कि यहाँ ध्यान करो, नीले रंग करो, इस पर कायोत्सर्ग करो। कायोत्सर्ग में सबसे ज्यादा जो हॉर्ट दिया जाता है, सबसे ज्यादा जो
कायोत्सर्ग का शिथिलीकरण कराया जाता है, टेक्निकली वो वोकल कोड पर कराया जाता है कि ये शिथिल हो जाए। तो वाणी का विवेक, अगर एक शब्द से काम चलता है तो दो शब्द बोल के क्यों खर्च कर रहे हैं? एक वाक्य से काम चले तो दो वाक्य क्यों बोल रहे हैं? कम से कम शब्दों में वाणी का विवेक होगा तो संबंधों में मधुरता भी रहेगी। अधिकांश संबंध बिगड़ते हैं वाणी के अविवेक के कारण। आप कोई संबंध बिगड़े उनके डिटेल में जाएंगे तो इन्होंने मेरे को ऐसा बोल दिया, एक शब्द और जीवन भर का रिश्ता टूट जाता है। तो शब्दों के प्रति संयम, गुरुदेव ने कहा था संयम ही जीवन है। सबसे पहला संयम किसका? सबसे पहला संयम अपनी प्राण ऊर्जा, वो बची रहे तो अच्छा जीवन जी सकते हैं। प्राण ऊर्जा खर्च हो गई तो जीवन, युवक बनने के पहले ही व्यक्ति बूढ़ा बन जाता है। कहते बच्चों का जन्म ही नहीं होता, सीधे एडल्ट बनते हैं फिर बूढ़े हो जाते हैं। आयु तो लंबी हो रही है, बुढ़ापा जल्दी आ रहा है। ये अजीब विडंबना है। जीवन तो लंबा हो रहा है कई देशों में, लेकिन उनका बुढ़ापा पहले ही आ जाता है क्योंकि प्राण ऊर्जा खर्च हो गई। डॉक्टर बहन हमारे यहाँ पर है, जो पावर है हमारे हेल्थ का वो अभी तक मेडिकल साइंस में नहीं पहन पाया है। उसका मूल हमारी प्राण ऊर्जा है, तेजस है। तेजस कमजोर हो गया तो समझो वोल्टेज कमजोर हो गया। वोल्टेज कमजोर हो गया तो सारे हमारे अवयव धीरे धीरे ढीले पड़ जाएंगे। उन्हें कोई एंटीबायोटिक ठीक कर सकती है, न उसको स्टीरॉइड ठीक कर सकती है, न कोई एंटी डिप्रेसेंट ठीक कर सकता है। मूल हमारे स्वास्थ्य का जो तत्व है वो तेजस शरीर है, वो प्राण ऊर्जा है। तो इससे हमको पावर मिलता है। वो पावर जो मिलता है, वो जो शक्ति मिलती है, उसको ध्यान में लगा दीजिए तो ध्यान जल्दी से देगा। अंतिम जो सूत्र है, जो आ जाए तो धरती स्वर्ग बन जाए, वो है मैत्री। मैत्री शब्द भी बड़ा प्यारा है। मैत्री मित्रता नहीं, मैत्री का कोई अंग्रेजी अनुवाद नहीं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसकी अवधारणा ही बाहर नहीं है। जैसे कर्म को पूरी दुनिया में कर्म ही बोला जाता है, इसका कोई अनुवाद नहीं है। ऐसे मैत्री का मतलब फ्रेंडशिप भी नहीं होता है, मैत्री का मतलब एमिटी भी नहीं होता है। मैत्री का मतलब मैत्री होता है। मैत्री का मतलब क्या? मैत्री का मतलब जिसको बुद्धिज्म में कहा जाता है अनकंडीशनल लव फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स। एक मित्रता होती है, वो लेन देन है, ट्रेडिंग है, वो आपस का एक्सचेंज है, वो संबंधों का एक आधार है। मैत्री इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रेंडशिप इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड मैत्री इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इस चेतना की अवस्था है। सबके प्रति प्रेम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका दुख कम हो, सबके दुख कम करने में मैं योगभूत बनूं, एक जीव का एक चींटी का ये भाव। जब आप मैत्री से ओतप्रोत होते हैं तो आपका ऑरा पवित्र होता है। चित्त की निर्मलता सबसे ज्यादा मैत्री से आती है। चित्र की मलिनता भी सबसे ज्यादा मैत्री के अभाव से आती है। सबके प्रति प्रेम, केवल भाई के प्रति नहीं, परिवार के प्रति नहीं, केवल इंडियन को प्रेम नहीं करे, कल पाकिस्तानी को प्रेम नहीं करे, समस्त मानवता के प्रति ही नहीं, समस्त जीवों के प्रति प्रेम का भाव। इसके लिए मैत्री की अनुप्रेक्षा होती है, अद्भुत है। उसमें आपसी संबंध सुधर जाते हैं। शिविरों में लोग एक भाई दूसरे भाई के साथ गले मिल जाते हैं। एक भाई से दूसरे भाई की बोलचाल नहीं है 10-10 साल से। ये प्रयोग करके हमने देखा है, अचानक वो टेलीपैथी होती है और उस भाई का फोन आ जाता है कि आज तो जी उड़ गया तुमसे बात करनी। मैं अक्सर बोलता हूं, हमारे यहाँ जो खमत खावड़ा होती है छिमछरी के बाद, तो सबसे खमत खावड़ा, हम साल भर में जिनसे नहीं मिलते उनसे भी खमत खावड़ा करते, और जिस भाई से बोलचाल बंद है उसके घर नहीं जाते। मैं खमत खावड़ा कर ली, उस एक को छोड़ के सबसे कर ली, उस एक से ही करना। वो कहते हैं ना, क्षमा करने वाला सबसे वीर होता है।
निर्बल क्षमा नहीं करता। तो ये मैत्री के भाव हो, घर घर में माधुर्य बने, भाइयों में बने। अभी दुख का सबसे बड़ा कारण है संबंधों में मैत्री का अभाव। गिव एंड टेक, चाहे दो भाइयों में है, भाई बहनों में है, पेरेंट्स में है, पति पत्नी में है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में है, मैत्री का अभाव। लव फॉर ऑल, अनकंडीशनल लव फॉर ऑल, सबके प्रति मैत्री हो। शाम को सोए तो ये सोचे सबका कल्याण हो, सबके कल्याण में मैं कम बेसी योगभूत बनूं। आज इतना ही है उपसंपदा के बारे में। अद्भुत है, ये पांचों सूत्र जी लें तो आपका जीवन तो हैप्पीएस्ट हो ही सकता है। आपके ऑरा से, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का, आपके मित्रों का, सबका कल्याण हो सकता है। ओम अरहं